नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र, ये मंच सजा हुआ है और महाराष्ट्र की सियासी नब्ज टटोलने के लिए एक के बाद एक महाराष्ट्र की सियासत को करीब से देखने और समझने वाले दिग्गज जो इस मंच पर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ जो खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, संजय निरुपम जी। जरा जोरदार तालियों के साथ संजय निरुपम जी का स्वागत कीजिए। पूर्व कांग्रेसी संजय निरुपम, जो अब शिंदे सेना में नए सिपाही बन गए हैं। मतलब जहां से शुरुआत हुई थी घूम फिरकर वहीं सेना में सैनिक के तौर पर लौट गए। हाँ, फैक्ट है। कांग्रेस क्यों छोड़ी? इसके पीछे एक बहुत इसकी एक लंबी कहानी है। इसमें बहुत आपके छोटे से शो में समा नहीं सकता। क्या कांग्रेस पार्टी मैंने नहीं छोड़ी है, या फिर हमारे बाकी जो साथी छोड़ रहे वो नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ते जा रही है। कांग्रेस पार्टी का काम का एक मिनट रुक जाइए, जब सवाल पूछा तो सुन लीजिए। हाँ। कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक तो टैलेंट की अब कदर नहीं रही। जो अनुभवी लोग हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनके कोई पूछ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कब तक लोग यहां पर अपने आप को बर्बाद करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी, सिर्फ यही नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग कांग्रेस छोड़े। और जब इसका विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा कि कांग्रेस इनने नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने इनको छोड़ दिया। लेकिन आरोप तो यह है कि अपना टिकट मिल जाए, अपना हित नहीं साध पाए, और इस वजह से वो पार्टी जिसने क्या नहीं दिया, 2009 में लोकसभा पहुंचे, 2014, 2019 दो बार हारे भी, पार्टी ने टिकट दिया। तो फिर इसमें गलत क्या है? अपनी टिकट के लिए आग्रह रखना कोई पाप है क्या? हाँ। हम पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? घास छिलेंगे। हाँ। तो टिकट ना मिलने की वजह से छोड़ी पार्टी? बिल्कुल। हाँ। ऐसा है। टिकट ना मिलने से भी ज्यादा खतरनाक बात है। 2019 में मैं चुनाव हार गया। ठीक है। उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक अपने क्षेत्र में काम करता रहा। ठीक। दिल्ली में जब जब कांग्रेस की बैठकें होती है तो बोला लोग अपने अपने एरिया में काम करिए। हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है तो आप शिवसेना के दबाव में आके मेरी सीट आप उसको छोड़ देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि शिवसेना के साथ जो यूबीटी है, उबाठा, उसके साथ मेरा पुराना झगड़ा है। तो ये शिवसेना उद्धव गुट, उसने साबोटाज कर दिया पूरा का पूरा मामला। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ आपके जो रिश्ते खराब हुए वो उद्धव ठाकरे की वजह से? बिल्कुल। हाँ। क्या था, एक उनके अंदर एक मुझे लेकर के कोई नाराजगी है उद्धव ठाकरे में। हाँ है। तो वो कुछ लोग होते हैं, लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन दिल बहुत छोटा होता है उनका, तो वो छोटे स्तर पे सोचते हैं। जब यहां इंडिया अलायंस का कॉन्क्लेव हुआ था तो जो 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो पूरे आयोजन कमेटी थी, उसमें मुझे डाला गया और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब रिसीव करते हुए नजर आ रहे थे। सारे पुराने गिले शिकवे भूल करके मैंने कहा चलो एक खाली स्लेट से काम शुरू करते हैं अब। और काम शुरू भी किया। उसी दरमियान एक मीटिंग में मिल जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, बोले इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे बदला लूंगा। अच्छा। और उसको सुनने वाले कौन कौन थे? अशोक चौहान, मुंबई कांग्रेस के हमारी प्रेसिडेंट, ये सब सुने। तो उन्होंने बोले क्या करें? मैंने कहा पागलपन है यार, इतने बड़े आदमी होकर कितना छोटा दिल रखते हैं। मैंने जाने तो ना साहब, जो हो गया सो हो गया, चलो मिलके काम करते आगे। लेकिन वो खुन्नस, वो वेंजेंस, ये राजनीति में नहीं चलता। राजकारण में बहुत बड़ा दिल लेके जीना पड़ता है, और जो छोटे दिल लेके रहते हैं ना, उनकी पार्टी के एक नहीं कई टुकड़े हो जाते हैं। तो संजय जी, आपने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा दिया? आप क्यों नहीं बने रहे कांग्रेस के साथ? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि लगातार जब से आप कांग्रेस में आए थे, आप हाल फिलहाल के चुनावी वक्त में बार बार इस बात को दोहराते थे कि ये जो दौर है वो देश को बचाने का है। आप भी कांग्रेस की तरह संविधान बचाने की बात करते थे, लोकतंत्र बचाने की बात करते थे। अब क्या होगा उस लड़ाई का? लोकतंत्र और संविधान से पहले कांग्रेस को बचाना जरूरी था। और कांग्रेस को बचाने के लिए 2019 के बाद से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। लगातार अलग अलग मंचों पे, अलग अलग मीटिंगों में, अलग अलग बैठकों में, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मैं ये संदेश देता रहा कि बहुत बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। आप उस कांग्रेस पार्टी के क्या है? सर, कांग्रेस की समस्या क्या है? अगर मैं कहूं कि 2 पॉइंट उस समस्या का एक सिम्टम बता देता हूं आपको। ठीक है। कांग्रेस की प्रॉब्लम शुरू हुई 2019 में, जब राहुल गांधी बिना कुछ कहे रिजाइन देके चले जाते हैं। और उसके बाद उस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 2 साल तक नहीं है। एक राष्ट्रीय पक्ष, मुख्य विपक्षी दल, जिसका अध्यक्ष 2 साल तक नहीं है। हमारे यहां मुंबई शहर में ब्लॉक प्रेसिडेंट एक बड़ा की पोस्ट होता है, उस सब हटा दिए गए। तो नया अपॉइंट करिए। 1.5 साल तक नया ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं। मैं जाके दिल्ली बोलता, मैंने क्या कर रहे हो तुम लोग?
हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी, आपने कांग्रेस के कल्चर को, जहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, जी, जनरल सेक्रेटरी एक मंत्री बन गया, उसके बाद 8 महीने तक नया जनरल सेक्रेटरी नहीं है। तो ये जो एडोकिज्म है कांग्रेस पार्टी में, वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। नोबडी बॉदर्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। जो मैंने कहा 5 पावर सेंटर, वो अपने अपने पावर सेंटर बचा रहे हैं और एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। मैंने कहा बॉस यहां पर क्या करेंगे हम? तो 2019 से लगातार संघर्ष करने के बाद इंटरनली मुझे अचानक महसूस हुआ कि अब यहां पर बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, लोग मुझे बोलेंगे मतलब ही है, ये 5 पावर से, हाँ ठीक है, ये आरोप आप पर मुझे लगे मतलब ये बोल लेने दो, ठीक है। लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि मैं मतलब ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी में बैठे लोग मतलब ही थे। मतलब कांग्रेस का आपके हिसाब से कुछ नहीं होने जा रहा, अब नहीं होना। तो राहुल गांधी को जब आप ये समस्या बताते हैं, वो समझते नहीं थे प्रॉब्लम? कभी नहीं। क्या एटीट्यूड रहता था? बड़ा नॉन सिंसियर और नॉन सीरियस किस्म का। अच्छा, इट्स लाइक दैट, ओके। कभी कुछ मैसेज दीजिए इंपॉर्टेंट, टॉक टू वेणु। अच्छा। और वेणु को समझ में नहीं आता कुछ। कांग्रेस पार्टी एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट में जी रही है। ओके। कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर एक ठूंठ बन गई है, वैचारिक तौर पर बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आज के दौर में आप सब धार्मिक हो जाइए या सांप्रदायिक हो जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर विचार की एक उम्र होती है। कम्युनिज्म की एक उम्र थी, कम्युनिज्म मर गया। उसी तरह जो विचार आप ढो रहे हैं ना, वो विचार अब मर चुका है, उसके बायर नहीं है अब। वो तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब कमाल की बात करते हैं, जितनी भागीदारी कमाल की बात करते हैं कि रथ पे सवार होते हैं, सामने एक पत्रकार आता है इंटरव्यू करने के लिए, उससे पूछते तुम्हारी जाति क्या है, तुम ओबीसी हो क्या, तुम्हारा मालिक ओबीसी है क्या? साहब आज जेनजी का जमाना है, नया जनरेशन है, उसको जाति पाति से ऊपर उठ चुका है वो। और आज आप जातिगत जनगणना लेके चल रहे, पता नहीं कौन सा एक्सरे करना चाहते हैं आप। ठीक है। तो ये तो उस विचार का एक पहलू है, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुके हैं। ठीक है, चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्योंकि आपने बताया कैसे उद्धव ठाकरे जी छोटा मन उन्होंने दिखाया और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो पाता है। आपने लेकिन नया साथी तलाशने के लिए फिर शिंदे सेना को ही क्यों चुना? ये उद्धव ठाकरे से हिसाब बराबर करने के लिए? क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता असली कौन सी सेना, नकली कौन सी सेना। भाई जनता तो अब फैसला करेगी ना, और वो जनादेश 4 जून को आएगा। नहीं, देश के नियम कानून, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अगर बोले अब तक का जो फैसला, उस हिसाब से तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना काम कर रही है वो असली शिवसेना है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जनाधार है, उनके पास सबसे ज्यादा आमदार है, मैंने विधायक है, उनके पास सबसे ज्यादा खासदार मतलब सांसद है, उनके पास उनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है। और अब वोटिंग होने के बाद पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। 2022 में जो और आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं महायुति के लिए? यहाँ महाराष्ट्र में 48 जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। नंबर जबरदस्त नंबर, मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। 40 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं, बहुत क्योंकि अभी भी वो हवा में घूम रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वाले हवा में ही है, अभी भी हवा में ही घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम। शुक्रिया जी।